नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष में हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण योजना के तहत 56 जनपदों के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन को हरी झंडी दिखाई। 5 कालिदास आवास के बाहर आयोजित किए गए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में वैन को 56 जनपदों के लिए रवाना किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को मॉडर्न बनाने का लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज प्रदेश में कानून का राज है, पुलिस को आधुनिक किया जा रहा है। प्रदेश आज अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा कि अब तक जेल से अदालत लाने के लिए जिन वैन का इस्तेमाल होता था उनसे कैदी या तो भाग खड़े होते थे, ये गिरोह द्वारा उन पर हमला होता था। ये प्रिजन वैन आधुनिक है, उसमें कैमरे, पैनिक बटन है, हाई लॉक सिस्टम है। सीएम ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में पुलिस विभाग के जिस आधुनिकीकरण के लिए हमने कार्य शुरू किया, उसी क्रम में आज ये आधुनिक प्रिजन वैन का शुभारंभ हो रहा है। 25 करोड़ आबादी की सुरक्षा और हित के लिए हमने पुलिस विभाग को आधुनिक बनाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की जिस प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ किया था, मॉडर्न प्रिजन वैन उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। 56 मॉडर्न प्रिजन वैन को आज गृह विभाग को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए गृह विभाग को और कारागार विभाग को संयुक्त रूप से इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर इतनी 25 करोड़ की आबादी की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से और उनके मन में सुरक्षा का एहसास कराने की दृष्टि से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। चाहे वह पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का रहा हो, प्रदेश के अंदर भर्ती पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग और उन्हें व्यावसायिक दृष्टि से दक्ष बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो। आगे बढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी ने प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत की है। बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर के अभियान की शुरुआत की गई। भारत में हर व्यक्ति को मौलिक स्वतंत्रता होनी चाहिए और यूपी में 38 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। पहले बच्चे इंसेफेलाइटिस का शिकार होते थे, आज हम इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण पा चुके हैं। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे में यूपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। कोई बच्चा प्लस पोलियो अभियान से ना छूटे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा। करेंगे कि पूरे सीजन भर में अब तक 40 इंसेफ्लाइटिस के मरीज आए हैं, जिसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस के 7 हैं और 33 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के। मृत्यु 0 है। यानी यह जब एक सामूहिक ताकत लगती है, ऐसा नहीं कि हमने इसके लिए कोई अलग से धन का प्रावधान किया हो। मौजूदा संसाधन, अंतर विभागीय समन्वय, हर एक स्तर पर उसकी क्लोज मॉनिटरिंग और कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने का परिणाम हम सबके सामने है। संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम वर्ष में 3 बार प्रदेश शासन चला रही है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के अंदर संचारी रोग नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के उन कार्यक्रमों को ध्यान में रख करके
समय समय पर भारत सरकार के स्तर पर अनेक प्रकार का सहयोग किया। लेकिन अगली खबर लखनऊ से सपा विधानमंडल दल की हुई बैठक। विधानसभा सत्र को लेकर के की गई बैठक। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की बैठक और सपा दफ्तर में अखिलेश यादव की बहुत महत्वपूर्ण आज बैठक रही। तो मानसून सत्र के लिए रणनीति बनाई गई है, कौन कौन से प्रश्न दिए जाएंगे, सरकार को कैसे घेरा जाएगा, किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, तो इसको लेकर के बहुत महत्वपूर्ण आज की बैठक थी। कल सपा का विधानसभा तक पैदल मार्च भी होना है और पार्टी प्रदेश के नेताओं के साथ अखिलेश पैदल मार्च करेंगे। तो बैठक खत्म होने के बाद वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने। 24 से पहले समाजवादी पार्टी अपने संगठन को धार देने में जुट गई है और अब इसका बीड़ा खुद अखिलेश यादव ने उठाया है। सरकार को घेरने के बहाने अखिलेश यादव सड़कों पर उतरेंगे। पूरे विधानमंडल दल के सभी विधायक सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की बदहाली जैसे उन तमाम मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। जाहिर तौर पर विधानसभा सत्र के शुरुआत के साथ ही जिस तरीके से अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने पैदल मार्च का ऐलान किया है, ये पैदल मार्च दोनों यानी सरकार और विपक्ष के बीच में तकरार की बड़ी वजह बन सकता है। बावजूद इसके अखिलेश यादव अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि पैदल मार्च होगा, अगर रोकेंगे तो वो सरकार की जिद है, लेकिन हम शांतिपूर्ण ढंग से हम विधानसभा तक जाएंगे पैदल मार्च करते हुए और अपने मुद्दों को मजबूती के साथ रखेंगे। तो एक तरफ जहां सदन में लड़ाई तेजी के साथ समाजवादी पार्टी तमाम मुद्दों के साथ रखेगी, तो वहीं सड़क पर भी अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, लखनऊ। सपा विधानमंडल दल की बैठक खत्म होने के बाद वहां जायजा लिया और सपा नेताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीलेश चौहान ने। देखिए, समाजवादी पार्टी में चल रही महत्वपूर्ण बैठक वो अब समाप्त हो चुकी है। जो पार्टी के विधायक थे वो बैठक में मौजूद थे। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र में क्या कुछ तैयारियां समाजवादी पार्टी की थी, उनके विधायकों ने बताई हैं कि किस तरीके से वो सरकार को घेरने का काम करेंगे। वहीं अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो कल सुबह 9:30 बजे एक पदयात्रा निकाली जाएगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय से वो पदयात्रा निकाली जाएगी। करीब 1.25 किलोमीटर यहाँ से विधानसभा है जहाँ तक वो पैदल यात्रा निकाली जाएगी। रूट की अगर हम बात करें तो आपको तस्वीरों में जो ये सीधी सड़क दिखाई दे रही है, सीधी सड़क राजभवन की ओर जाती है। राजभवन होते हुए विधानसभा मार्ग होते हुए ये जो पदयात्रा है विधानसभा तक जाएगी। कहीं ना कहीं अगर हम पूरी पदयात्रा की बात करें तो जब ये पदयात्रा निकाली जाएगी उस समय यातायात बाधित ना हो, उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहेगा। और देखना होगा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में निकलने वाली जो पदयात्रा है वो कितना ज़्यादा सफल होती है और सदन में जब सदन चलेगा तो सरकार को किस तरीके का से घेरने का काम जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, उनकी तरफ से किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। वही बैठक खत्म होने के बाद सपा नेताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीलेश चौहान ने। दिखाते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद का कहना है कि किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। मंत्री दानिश आजाद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी ने। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो मदरसे थे, दीनी तालीम के साथ जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसको लागू करने का काम किया गया था। अब सर्वे कराए जा रहे हैं। दानिश जी, किस तरीके का सर्वे है और अभी कहाँ सर्वे हो चुका है? देखिए, ये सर्वे ऐसे जो हमारे शिक्षण संस्थान है जो गैर मान्यता प्राप्त है मदरसे बोर्ड से, उनका सर्वे हो रहा है और ये सर्वे वहाँ की जानकारी हासिल करने के लिए कि जो हमारा नौजवान छात्र वहाँ पढ़ रहा है उसको अच्छी शिक्षा मिल रही है कि नहीं, उसको जो है फर्नीचर या बेसिक फैसिलिटीज़ ये मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ताकि हमारे कौम के नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिले, ये सरकार सुनिश्चित करे। और आने वाले दिनों में इस सर्वे के माध्यम से जो भी रिपोर्ट आएगी, हम ऐसे तमाम मदरसों के और बेहतरी के लिए भी काम करेंगे
ताकि अच्छी शिक्षा जो हमारे नौजवानों को मिलनी चाहिए ये चीज़ें मिले, वो बेहतर भविष्य से जुड़ें, उनको अच्छे रोजगार के अवसर मिले। ये तमाम चीज़ें, ये प्राथमिकता योगी सरकार की है और हम इसी प्राथमिकता के साथ सकारात्मक भाव से काम कर रहे हैं। जब सर्वे कराने की बात कही गई थी उस समय बैठकें हुई, बैठकों में विरोध किया गया कि सरकार मदरसों का सर्वे क्यों कराना चाहती है। आज देवबंद में बैठक चल रही है। देखिए, तमाम जगह शुरुआत में विपक्षी दलों द्वारा एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरीके से सर्वे में सबने साथ दिया है, सबने सहयोग दिया है और सबकी मानसिकता ये है कि हमारे कौम के बच्चों को अच्छी तालीम मिले और योगी सरकार भी इसी दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है, तो एक विश्वास योगी सरकार के प्रति आज सबका है और आज सब कोई इस सर्वे के माध्यम से हम अपने कौम के बच्चों को अच्छी तालीम दे, ये चीज़ें, यही प्राथमिकता है और हम सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। विपक्षी जो दल हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जब सर्वे होगा उसके बाद जो अवैध मदरसे पाए जाएंगे, जिनमें खामियां होंगी, उनको गिराने का काम किया जाएगा, सील लगाने का काम किया जाएगा। तो कितनी सच्चाई है इसमें? उन्हीं विपक्षियों से पूछना चाहिए कि जब उनके पास सरकार थी तो उन्होंने हमारे नौजवानों के तालीम के लिए, उनके तरक्की के लिए, बेहतर रोजगार के लिए क्या काम किया। उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। हमारे पास जवाब है कि हमने अच्छी शिक्षा, बेहतर तालीम, अच्छे रोजगार से अपने नौजवान अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को कनेक्ट किया है और इस सर्वे के बाद से हम मदरसे के ढांचों को और मजबूत करने का काम करेंगे और जो भी इस तरीके की बात कर रहा है, इस तरह के भ्रम फैला रहा है, ये उसको स्पष्ट जवाब हो जाएगा और हमारे बच्चे, कौम के बच्चे अच्छी तालीम लेके समाज के मुख्य धारा से जुड़ के उनको ही जवाब देने का काम करेंगे। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है वो सर्वे मदरसों का कायाकल्प करने के लिए कराया जा रहा है, ताकि मदरसों में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको बेहतर तालीम के साथ आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है उससे जोड़ा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट रघुनाथ सोनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो हमारे संवाददाता नीलेश चौहान ने खास बातचीत की और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि किसी भी मदरसे पर ऐसे कार्रवाई नहीं होगी, तालाबंदी नहीं होगी, महज सर्वे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 15 दिन चलने वाले राष्ट्रीय सेवा पखवाड़े के दूसरे दिन आज राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास स्थित वेंकटेश्वरा समूह के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वीम्स और नगर पालिका परिषद गजरौला नागपाल इंटरनेशनल स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 256 लोगों के स्वास्थ्य की जांच कराई गई। इस अवसर पर पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने कहा कि वेंकटेश्वरा समूह शिक्षा, सामाजिक सरोकारों और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मेरठ, अमरोहा समेत पूरे पश्चिम यूपी में बहुत ही शानदार कार्य कर रहा है। कोरोना की पहली एवं दूसरी लहर में भी वेंकटेश्वर समूह ने हजारों लोगों की जान बचाने का काम किया है। वेंकटेश्वरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं गजरौला नगर पालिका के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वृहद रक्तदान शिविर का शुभारंभ पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल, प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अंशु नागपाल ने किया। शिविर में कुल 256 लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच कर उन सभी को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। स्वास्थ्य पखवाड़े में लगातार 15 दिन तक वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में सभी प्रकार के उपचार एवं सभी प्रकार की सर्जरी निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। शिविर में डॉक्टर माणिक त्यागी, डॉक्टर इकराम इलाही, डॉक्टर धीरज चौधरी, डॉक्टर मोनिका देसवाल, डॉक्टर वारिस बिलाल आदि का सहयोग रहा। पखवाड़ा के तहत हमारे माननीय मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये हम लोगों ने अपने आवास पर स्वास्थ्य शिविर लगवाया है और मैं डॉक्टर राजीव जी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने पूरी टीम के साथ यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट करवाया है और जितने ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा उतना अच्छा। आज माननीय मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो 17 तारीख से 2 तारीख तक जो कार्यक्रम चल रहा है सेवा पखवाड़ा, उसके तहत आज वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के जो हमारे राजीव त्यागी जी है, डॉक्टर राजीव त्यागी जी, इनके अनुरोध करके आज हमने यहाँ पर शिविर लगवाया है। इनकी समस्त टीम का मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि इन सभी ने यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ देने का काम किया है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम 17 तारीख से 2 तारीख तक रखा गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस पर, जिसे वो अपने आप को प्रधानमंत्री भी नहीं कहते, प्रधान सेवक कहते हैं, तो ये सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश भर में दर्जनों इसमें प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय का भी प्रयास है, हमारे माननीय सांसद जी और जो नगर पालिका माननीय अंशु नागपाल जी के साथ मिलकर, इसमें सिर्फ ना केवल हेल्थ चेकअप कैंप,
स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, सफाई अभियान समेत 1 दर्जन से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं नगर पालिका चेयरमैन को इसके लिए बधाई दूंगा कि उनके शानदार एफर्ट्स की वजह से आप लोग देख रहे हैं कि स्वच्छता जो मोदी जी का सपना है देश को, स्वच्छ भारत का अभियान, पहला अभियान इन्होंने पूरा कर लिया। उसमें बहुत ऊंची रैंक के साथ आपका गजरोला। मैं आने वाले टाइम में ये भी अपेक्षा करूंगा कि ये देश में नंबर 1। बुलंदशहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जिला पंचायत अध्यक्ष अतुल तेवतिया ने 72 आंगनबाड़ियों को गोद लिया। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ियों की सभी सुविधाओं को मुहैया कराने का आश्वासन दिया। अतुल तेवतिया ने कहा कि पीएम मोदी से प्रेरित होकर आंगनबाड़ियों को गोद लेने का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और उन्होंने एक संकल्प लाल किले की प्राचीर से लिया है, एक आह्वान किया है समग्र देश में कि हमारे देश का जो बच्चा है, जो हमारे देश के बच्चे हैं, वो हमारे देश का भविष्य है, तो वो कोई भी कुपोषण का शिकार ना हो। और उसी संकल्प को एक व्रत के रूप में आज हमने जिला पंचायत सभागार में लिया है। हमने 72 आंगनवाड़ियों को जौनपुर के नईगंज प्रयागराज रोड स्थित दुर्गा सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक यादव ने एक मरीज को एक ही बार में दोनों कूल्हों को बदलकर एक नया इतिहास रचा है। डॉक्टर आलोक यादव ने बताया कि मरीज पिछले कई सालों से परेशान था और उन्हें चलने में काफी दिक्कत होती थी। जब वो मरीज हमारे पास आए तो हमने उन्हें दोनों कूल्हों का प्रत्यारोपण करने की सलाह दी। इसके बाद मरीज ने दोनों कूल्हों को एक साथ प्रत्यारोपण करने की बात कही है। और इसके बाद डॉक्टर यादव ने बताया कि ये सुविधा सिर्फ बड़े शहरों में उपलब्ध होती है, लेकिन जनपद के दुर्गा सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में अत्याधुनिक सुविधा और बेस्ट आईसीयू केयर के कारण ये इलाज यहाँ पर संभव हो पाया है। दुर्गा सिटी जो है ये हॉस्पिटल जो है ट्रॉमा सेंटर, ये डॉक्टर जो आलोक कुमार यादव के यहाँ हुआ है। और मैं इसके लिए मेरे दोनों घुटनों का ऑपरेशन एक साथ हुआ और मैं इसके लिए बहुत पंजाब तक जो है मैंने गया दवा इलाज कराने के लिए, वहाँ कराया। इसके बाद आजमगढ़ में भी कराया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।